नमस्ते सदा वसले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं आज भारत बंद की। भारत बंद विफल तो हो गया। भारत बंद की घोषणाएं भी 21 पॉलिटिकल पार्टियां इंस्टीट्यूशंस ने की थी और बड़ी जोर शोर से तैयारियां भी हुई थी, खूब पब्लिसिटी भी हुई थी, लेकिन भारत की जनता ने वो बंद स्वीकार नहीं किया है। मोस्टली मार्केटें खुली हुई हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग उन्होंने अपनी दुकानें नहीं बंद करी होंगी, या फिर मैं ये कहूँ कि ये वहाँ पर सफल बनाने की कोशिश की गई है जहाँ नॉन भाजपा सरकारें हैं। वो सिर्फ़ इसलिए कि भाजपा को वो या भाजपा शासित प्रदेशों भाजपा के शासन को कैसे क्रिटिसाइज़ किया जाए, उस विषय पर तो कुछ हुआ है। हालाँकि थोड़ी-बहुत छुट-पुट बंद करने की कोशिश करी गई है, रोड बंद करने की कोशिश की गई है कुछ, और मालूम पड़ा जहाँ कहीं भी ऐसे लोग हैं वो 100-200 लोग खड़े हैं। बंद का मतलब जब पूरा देश उसको उसको स्वीकार करे, जिस प्रदेश की बात करो वो पूरा प्रदेश उसको स्वीकार करे। तो भारत बंद तो आज नहीं हो पाया, और ये बात मोदी जी के आने के बाद मैंने कोई भारत बंद देश में ऐसा नहीं देखा अभी पिछले 10 वर्ष में कि उसका कोई प्रभाव हुआ। घोषणाएँ तो बहुत बार हुई हैं, लेकिन कोई प्रभाव हुआ। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर में भी अगर वो जम्मू कश्मीर बंद का आह्वान हुआ तो वो सफल नहीं हो पाया। जहाँ पर लोग कहते हैं कि कुछ भी अगर वहाँ इस तरह का स्टेटमेंट दिया जाता था तो बंद बंद हो जाता था। लेकिन अब ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये भारत बंद घोषित करने वाले कौन थे? भारत बंद किस लिए किया जा रहा है? भारत बंद में के परिणाम क्या निकलने, मतलब उस अगर इनकी बात मान ली जाए तो क्या परिणाम निकालना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? तो 2 विषय सामने आए। एक विषय तो पहले ये था कि एससी, एसटी, ओबीसी का रिज़र्वेशन मारना चाहते हैं, और एससी, एसटी, ओबीसी का रिज़र्वेशन मारकर वो लिटरल एंट्री करवाना चाहते हैं। लिटरल एंट्री किसकी? डिप्यूटेशन पे, उन लोगों की जो कि ऑलरेडी रिज़र्वेशन के प्रोसेस से पास होते हुए किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी बोर्ड से, किसी न किसी संस्था से जो रिक्रूटमेंट करती हो, सरकारी रिक्रूटमेंट, उसके माध्यम से वो अपने डिपार्टमेंटों में आ गए। अब उनकी कार्य पद्धति के आधार पर उनको यूपीएससी चयन करने वाली थी, डिप्यूटेशन में उनको सेक्रेटरी वगैरह बनाने वाली थी। तो ये बात लोगों को हजम नहीं हुई, विरोध कर दिया। हालाँकि सरकार ने उसको तत्काल ये देखते हुए कि इसका लोग ल गलत तरीके से पॉलिटिसाइज़ेशन करेंगे और इसको रिज़र्वेशन के साथ जोड़ेंगे। रिज़र्वेशन के साथ जोड़ना जोड़ा तो प्रधानमंत्री जी का बयान आ गया। प्रधानमंत्री जी ने उस पर कहा कि भई ये हमें स्वीकार्य नहीं है, वो देखना है कि सोशल जस्टिस हो रही है कि नहीं हो रही है, सोशल जस्टिस को ध्यान में रखते हुए ही हम कुछ करेंगे। वो विषय खत्म हो गया, तो फिर भारत बंद किस बात का? अब दूसरा भारत बंद इसलिए क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस बी आर गवई पिछड़ी जातियों से ही आते हैं। दुर्भाग्य से मुझे लगता है पिछड़ी जातियों से आते हैं, क्योंकि आज तक पिछड़ी जातियों में जिसने तथाकथित पिछड़ी जातियों में जिसने खुले हृदय से काम किया है, मैं डॉक्टर अंबेडकर की बात करूँ, ज्योतिबा फूले की बात करूँ, या और किसी संत की बात करूँ, जो बहुत बैकवर्ड क्लास से आते थे, मतलब उनके पूर्वज पितामह ऐसे रहे होंगे, लेकिन बहुत एजुकेशन पाने के बाद, बहुत काम करने के बाद, उन सब में एक बात तो आ गई थी कि राष्ट्र के बगैर ये कुछ नहीं चल सकता, और राष्ट्र किस करवट वो ले। अब ये बात आई कि ऑनरेबल जस्टिस बी आर गवई ने और 5 जजों की बेंच ने जो जजमेंट दे दिया, उस जजमेंट में उन्होंने कहा कि भई पिछड़ा और अति पिछड़ा। अब पिछड़ा और अति पिछड़ा की बात कर दी तो ये कहा ऑनरेबल जस्टिस बी आर गवई ने कि भाई जो ज इसको फिर से रिकंसिडर किया जाना चाहिए, क्या एससी वर्ग या एसटी वर्ग में ऐसा विभाजन किया जा सकता है कि जिसको अभी तक रिज़र्वेशन का लाभ ही ना मिला हो, जो रिज़र्वेशन में कभी आ ही ना पाया हो, यानी कि क्लास विद इन क्लास बन गया हो। क्लास विद इन क्लास कैसे बन गया? भई अगर सन 1950 में एक परिवार को रिज़र्वेशन मिला, तो वो तो आ गया मेनस्ट्रीम में। अब उसके बच्चे, बच्चे के बच्चे भी वही सर्टिफ़िकेट दिखाकर लाभ ले रहे हैं। तो फिर जिसको आज तक लाभ नहीं मिला वो उनसे कैसे कॉम्पीट करेगा? उनसे कैसे कॉम्पिटिशन हो ही सकता है? एक दिल्ली में पड़ता है, एक फर्रुखाबाद के एक गाँव में पड़ता है। दोनों का कैसे कंपैरिज़न हो सकता है? दोनों एससी हैं, लेकिन दोनों क्लास के अंदर क्लास हैं। भारत में अगर जाति व्यवस्था की बात करते हैं, तो जितनी जातियाँ हैं, अब वर्ण तो बचे नहीं कुछ। भई वर्ण व्यवस्था नहीं कहनी चाहिए, वो व्यवस्था ही भंग हो गई। अब तो वो जाति व्यवस्था ने उसका स्थान ले लिया है, और जातियों में कोई भी जाति सम नहीं है, समान नहीं है।
ब्राह्मणों में अगर बात करेंगे तो उसमें भी बड़े छोटे हैं, कोई 20 बिसुआ, कोई 18, कोई सरयू पारी, कोई फलाना, कोई सनाटक, कोई सांडिल, तमाम तरह के एक दूसरे में शादी विवाह नहीं करते। ब्राह्मणों में भी अगर हम आगे बात करेंगे तो कोई घाट पर काम करने वाला है, कोई कोई कर्मकांड करने वाला है, कोई शास्त्रार्थ करने वाला है, कोई ब्रह्म विद्या जानने वाला है, वो आपस में विवाह नहीं करते, वो आपस में बड़े छोटे होते हैं। यहाँ यहाँ तक कि कुछ में तो खाना-पानी भी नहीं चलता। क्षत्रियों में बात करें, शूद्रों में बात सब में। अब उसमें इतनी कैटेगरीज़ हो गई हैं कि कोई उस दिन कह रहा था कि साहब 6000 प्रकार की जातियाँ भारत में हैं या उससे ज़्यादा जातियाँ हैं। अब 6000 जातियाँ अगर भारत में हैं, तो वो उनमें से कोई 2 समान नहीं हो सकते, वो एक-दूसरे से छोटे-बड़े मानते हैं। अब ऐसा जहाँ पर माना जाता हो, जहाँ जाति मानी जाती हो, वहाँ कोई एक कैटेगरी कैसे बनाई जा सकती है? अब उसमें तो ये देखना पड़ेगा कि जो अति पिछड़ा है, जो सबसे लास्ट पायदान पे है, क्या उसको लाभ मिलना चाहिए? क्या उसका अपग्रेडेशन होना चाहिए? जिसको आज तक कभी लाभ नहीं मिला, क्या उसका अपग्रेडेशन होना चाहिए? अभी तक जिसको किसी प्रकार का कोई संरक्षण नहीं मिला, क्या उसको संरक्षण की आवश्यकता है? सबको मेनस्ट्रीम में लाना है, तो फिर इस ऊपर वाले क्लास को बाहर एग्ज़िट करते जाएँगे। ऑनरेबल जस्टिस बी.आर. गवई ने एक सुझाव भी दिया और उन्होंने कहा कि भई इसमें भी क्रीमी लेयर क्यों नहीं लागू कर देते? ओबीसी में अगर क्रीमी लेयर लागू है, तो एससी-एसटी में भी क्रीमी लेयर लागू क्यों नहीं कर देते? इसमें क्रीमी लेयर लागू होनी चाहिए और क्रीमी लेयर के हिसाब से इसमें जो लोग लाभ ले चुके हों, उनको एग्ज़िट करना चाहिए, उसका फ़ॉर्मूला बनाना चाहिए। ये कहा, ये ओबिटा डिक्टा था, ये रेशियो नहीं था। ओबिटा डिक्टा का मतलब होता है कि कोर्ट की सलाह थी। अब कोर्ट की सलाह सरकार मानेगी, नहीं मानेगी, पार्लियामेंट में बिल जाएगा, नहीं जाएगा, ये फिर पार्लियामेंट का डोमेन है। कोर्ट का ये जो ऑबिट डिक्टा है, जिसको हम कहते हैं कोर्ट की सलाह है, कोर्ट के अपने ऑब्जर्वेशंस हैं, ये कोर्ट के ऑब्जर्वेशन बाइंडिंग नहीं होते हैं। ऑब्जर्वेशन बाइंडिंग कुछ विशेष परिस्थितियों में होते हैं, लेकिन इस प्रकार के ऑब्जर्वेशन बाइंडिंग नहीं होते। अगर ऑब्जर्वेशन बाइंडिंग नहीं है, तो कोर्ट ने जो क्रीमी लेयर की बात करी, वो इलॉजिकल है, उस मतलब वो निरर्थक है, उसका कोई मतलब नहीं होता। उस पर चिंता करना भी व्यर्थ है, उस पर चर्चा करना भी व्यर्थ है, जब तक उसको सही रास्ते पे लाया ना मतलब उसको उसको इम्प्लीमेंट ना करवाया जाए। और कहा भी किसने? एक लर्नर जज मैं मानता हूँ कि ऑनरेबल जस्टिस बी.आर. गवई जो कि डॉक्टर अंबेडकरवादी हैं। डॉक्टर अंबेडकरवादी से मतलब है उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर पर रिसर्चें की हैं, डॉक्टर अंबेडकर पर काम किया है, डॉक्टर अंबेडकर उनके आराध्य की तरह वो मानते हैं। जिसने डॉक्टर अंबेडकर को सही से पढ़ लिया होगा, वो इस प्रकार ऑनरेबल जस्टिस बी.आर. गवई के जजमेंट का विरोध नहीं कर सकता। जो डॉक्टर अंबेडकर का विरोध कर रहा होगा, वही इस जजमेंट का विरोध कर सकता है। क्योंकि ऑनरेबल जस्टिस बी.आर. गवई ने जो जजमेंट लिखा, उस जजमेंट में डॉक्टर अंबेडकर को सैकड़ों जगह कोट किया गया है कि डॉक्टर अंबेडकर ने ये कहा था, इसका मतलब ये है, डॉक्टर अंबेडकर ने ये करा था, इसका मतलब ये है। सैकड़ों जगह पर उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को कोट करते हुए जजमेंट लिखा है। यानी कि जजमेंट का जो प्रारूप था, वही डॉक्टर अंबेडकर तो हम ये कहें कि वो जजमेंट नहीं था, वो डॉक्टर अंबेडकर पर रिसर्च थी। अब ऑनरेबल जस्टिस बी.आर. गवई जो मैं कहता हूँ कि अगर क्रीमी लेयर की उन्होंने बात की है, तो वो अपने बच्चों को भी वहाँ से बाहर कर रहे हैं। यानी कि उनके बच्चे भी रिज़र्वेशन का लाभ नहीं ले सकते, जो रिज़र्वेशन का लाभ उनको मिलना चाहिए। वो अब राष्ट्र के विषय में सोचने लगे, वो ये सोचने लगे कि देश की एफिशिएंसी कैसे मजबूत हो, देश में जाति व्यवस्था को कैसे खत्म किया जाए, देश में जाति व्यवस्था कैसे कैसे जित में जाति व्यवस्था कोई जकड़न ना बन जाए, उसकी देश के लिए असुविधा ना बन जाए, देश की प्रोग्रेस में बाधा ना बन जाए। उसी में ऑनरेबल जस्टिस पंकज मित्तल ने एक पूरी रिसर्च लिखी और उस रिसर्च में उन्होंने लिखा कि भई हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था का आधार दूसरा था, अब जाति व्यवस्था जो आ गई है, वो वर्ण व्यवस्था का उत्तराधिकारी नहीं है। ये प्रोसेस ही गलत है, भारत में कोई शूद्र नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं, कोई वैश्य नहीं। भारत में अब इक्वालिटी बिफोर लॉ है, भारत में सब बराबर हैं। और जो जो कह रहा है कि मैं ब्राह्मण हूँ, वो मेरा मानना है जो कहता है मैं ब्राह्मण हूँ, उससे बड़ा मूर्ख कहाँ मिल सकता है इस समय? मूर्खस्य पंचचिह्नानि गर्वो दुर्वचनम तथा क्रोधस्य दृढ़वाचस्य परवाक्येषु नादरा। जो गर्व करता है मैं ब्राह्मण हूँ, जो गर्व करता है मैं क्षत्रिय हूँ, वो तो मूर्ख है। ये तो हमारे पूर्वज लिख गए शास्त्र में। जो क्रोध करता है वो मूर्ख है। जो दृढ़वाद में मैं ही हूँ वो शूद्र है, वो मूर्ख है। तो ये बात जिसको भी लगता है कि मैं ये हूँ, वो तो मूर्खता की कैटेगरी में आते हैं और ये हमारे पूर्वज बहुत पहले लिख गए। आज की तारीख में सब बराबर हैं, चूँकि वर्ण व्यवस्था बची नहीं, वर्ण व्यवस्था के अनुसार कर्म विभाजन नहीं बचा, इसलिए ये जाति व्यवस्था को अगर इसका सक्सेसर बताया जा रहा है, तो ये हमारे यहाँ की व्यवस्था ही नहीं है।
ये हमारी व्यवस्था नहीं, और जो इस व्यवस्था को चलाना चाहते हैं वो भारत विरोधी हैं। जो इस व्यवस्था में अपने आप को ब्राह्मण वैश्य कहते हैं, वो भारत विरोधी हैं। वो शास्त्र विरोधी हैं, वो हिंदुत्व विरोधी हैं, वो हिंदू के समर्थक नहीं हैं, वो उनके विरोधी हैं जिन्होंने इस प्रकार के क्लास बनाए। लेकिन क्लास बन ही चुका है, रिज़र्वेशन का आ ही चुका है, रिज़र्वेशन का लाभ ले ही रहे हैं, उसका एक क्लास भी बन ही चुका है, उसका एक सिस्टम डेवलप हो ही चुका है। अब किसी को भी आप किराए का मकान दे दीजिए, तो उसको भी खाली करने में समस्या होती है। कोई आपकी बाइक लंबे समय तक चलाता रहे और आप वापस ले लो, तो उसको भी समस्या आती है। कोई साइकिल आपसे माँग कर ले जाए और आप उससे वापस ले लो कि भैया मेरी खड़ी कर देना, तो भी उसको समस्या हो जाती है। तो ये जो व्यवस्था बन गई है, इसकी समस्या तो होनी ही है। लेकिन किसी ने रिज़र्वेशन खत्म नहीं किया, किसी ने रिज़र्वेशन की बात नहीं की, सिर्फ़ ये कहा गया है कि पात्र को रिज़र्वेशन मिले। इसके लिए पंजाब का जो नोटिफ़िकेशन था वो परफ़ेक्ट नोटिफ़िकेशन है, क्योंकि परफ़ेक्टता ये है कि उस व्यक्ति को जिसको रिज़र्वेशन का लाभ मिलना चाहिए, उसको लाभ मिले। किसी ने कोर्ट में पाँचों जज में से किसी ने कहा रिज़र्वेशन खत्म कर रहे हैं, किसी जज ने नहीं कहा कि रिज़र्वेशन विरोधी है, किसी जज ने नहीं इस ऑर्डर में कहीं भी नहीं कहा गया कि रिज़र्वेशन भारत के लिए घातक है। सिर्फ़ इतना कहा गया है कि जो पात्र है उसको रिज़र्वेशन का लाभ मिलना चाहिए और ये सिक्योर करना हमारी सरकार सबकी ज़िम्मेदारी बनती है। अब पात्र को रिज़र्वेशन मिले, इसके लिए काम करना है, इसके लिए अगर उसका क्लासिफ़िकेशन और सब क्लासिफ़िकेशन करना पड़े तो करा जाएगा। वैसे भी डॉक्टर अम्बेडकर ने बड़ी समझदारी के साथ एससी-एसटी बनाया था। एससी-एसटी से मतलब है शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब। शेड्यूल्ड कास्ट में कोई कास्ट नहीं है, उसका एक बोर्ड है, वो बोर्ड क्राइटेरिया तय करता है। उस क्राइटेरिया में जो जातियाँ आती हैं, वो उस कास्ट में आ जाती हैं, उनको शेड्यूल कास्ट कहते हैं। अनुसूचित जातियाँ यानी कि वो जातियाँ जो सूची में आती हैं। उसमें किसी पर्टिकुलर कास्ट की बात कही ही नहीं गई और कोई पर्टिकुलर कास्ट उसमें परमानेंट नहीं है। ऐसे ही शेड्यूल ट्राइब में डॉक्टर अम्बेडकर का विचार था, उन्होंने कहा कि भई ट्राइब तो बहुत सारे होते हैं, एक काम करते हैं कि ट्राइबल कमीशन या जो एससी-एसटी कमीशन है, एससी-एसटी कमीशन एक फ़ॉर्मूला बनाएगा, उस फ़ॉर्मूले में जो जातियाँ आएँगी, वो एसटी कहलाएँगी। वो भी स्थायी नहीं है, आती-जाती रहती हैं और अभी भी ये होता ही है कि 5 जातियाँ निकल गईं, 10 जातियाँ आ गईं, ये हो गया, वो हो गया। क्योंकि उस फ़ॉर्मूले में जो क्वालीफ़ाई करेगा, वो ही जाति उसमें आ सकती है। जो उस फ़ॉर्मूले को क्वालीफ़ाई नहीं करेगा, वो उसमें नहीं आ सकता। अब इस बात को लेकर डॉक्टर अम्बेडकर का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये डॉक्टर अम्बेडकर के विरोधी हैं क्या लोग, जो ये धरना प्रदर्शन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ऐसे ये रिज़र्वेशन खत्म करना चाहती है सरकार। भई सरकार, पहली बात तो सरकार का कोई रोल नहीं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट के अपने ऑब्जर्वेशन है, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात कही है और सुप्रीम कोर्ट और ये जो जो क्लास और सब क्लासिफ़िकेशन किया है, ये तो कांग्रेस की ही सरकार ने किया था और कांग्रेस ही इसका विरोध कर रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार वहाँ पर है, वही चैलेंज करके लाई थी, वो वही विरोध कर रही है, कमाल की बात है। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा कि कांग्रेस ने ही इसको किया और कांग्रेस ही इसका विरोध क्यों कर रही है भई? आपकी ही बात को सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफ़ाई किया केवल। जो आपने रिज़र्वेशन पंजाब में लागू किया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई कि हाँ, आपने ठीक किया है। तो फिर रिज़र्वेशन खत्म कैसे होना चाहता है, कैसे खत्म करना चाहते हैं? डॉक्टर अम्बेडकर की बात जब मैं कहूँ तो डॉक्टर अम्बेडकर के सामने जब उस समय समस्या आई, आज का आर्टिकल 15(4) आर्टिकल 16(4) जो रिज़र्वेशन को डील करता है। आर्टिकल 15(4) उस समय डॉक्टर अम्बेडकर ने लिया कि भई सबको अपॉर्च्युनिटी देश में समान मिलनी चाहिए, सबके साथ समानता होनी चाहिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए। इसके बाद अनटचेबिलिटी खत्म होनी चाहिए, यानी कि छुआ-छूत नहीं होना चाहिए, उसके लिए कानून है, उसको जेल चली जाएगी जो ऐसा करेगा। जाति सूचक शब्दों से अगर किसी की अवहेलना भी करेगा तो वो भी जेल जाएगा। जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करेगा वो भी जेल जाएगा और अगर जाति के आधार पर कुछ प्रदर्शन-वदर्शन किया वो भी जेल जाएगा। ये तो एससी-एसटी एक्ट में भी लिखा हुआ है और उधर इस पर अनटचेबिलिटी का कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट बता दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि 15(4) तो जोड़ दिया हमने, कहा कि अगर पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, पिछड़ा और महिलाएँ बच्चे हैं, तो उनको कहीं पर प्रेफ़रेंस दी जा सकती है, जैसे स्कूल में एडमिशन पर, जैसे उनकी पढ़ाई-लिखाई पर, जैसे उनको और डिस्ट्रीब्यूशन पर, उनकी मदद करने पर, ये सब हो जाएगा। अब सवाल पैदा हुआ आर्टिकल 16(4) आर्टिकल 16(4) पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। आर्टिकल 16(4) जब जोड़ने की बात आई, तो डॉक्टर अम्बेडकर ने उस पर रिएक्शन दे दिया। मतलब
एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन, और आज बाकी 15-4 के रिजर्वेशन की कहीं कोई समस्या नहीं है। मुझे नहीं लगता कि देश भर में 15-4 कोई क्लेम भी करता है कि हमें कुएँ में पानी नहीं भरने दिया जा रहा, हमें घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जा रहा, हमें तालाब में नहाने नहीं दिया जा रहा, हमें नदी में नहाने नहीं दिया जा रहा, हमें ये पूरे देश में अब लगभग समाप्त हो चुका है। कहीं कोई प्रैक्टिस दूर-दराज के गाँव में हो तो हो, नहीं तो ये अब कहीं है नहीं। कि आर्टिकल 15(4) के आधार पर कहीं भेदभाव किसी को दिखाई पड़ता हो। हाँ, आर्टिकल 15(4) के आधार पर सिर्फ़ स्कूलों में, कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में रिज़र्वेशन एडमिशन का तो मामला आता है। बाकी सब आर्टिकल 15(4) वाले विषय मुझे लगता है कि देश में लगभग अब महानगरों में तो बिल्कुल ही खत्म। महानगर में तो कोई पूछता भी नहीं कि आप ठेला लगाए हैं, आप काम कर रहे हैं, आप कौन जाति के हैं, कहाँ से आए, कुछ नहीं। आप ठेला लगा, उसने देखा कि भई इस पर जो चाट पकौड़ा बेच रहा है, वो खड़ा हुआ, खाया और चला गया। उसने पूछा भी नहीं कि आप कौन-सी जाति के हैं। आप सोचो कि जाति जो डॉक्टर अम्बेडकर करना चाहते थे आर्टिकल 15(4) से, आर्टिकल 15 से, वो लगभग इम्प्लीमेंट हो रहा है। लेकिन जब एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन की बात आई तो डॉक्टर अम्बेडकर ने उसको मना कर दिया और उन्होंने कहा कि कोई जाति इसमें नहीं लिखी जाएगी। जाति का नाम अगर लिख दिया तो हम जाति व्यवस्था कभी खत्म ही नहीं कर पाएँगे। एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन अगर दे दिया गया तो कभी जाति व्यवस्था खत्म नहीं हो सकती। उन्होंने कहा पॉलिटिकल रिजर्वेशन देंगे ताकि वो लोग जो पिछड़ा रहे हैं, वो लोग पार्लियामेंट में आएँ, वो विधानसभा में आएँ, वो और जो लोकल बॉडीज़ हैं उनमें आएँ और वहाँ पर अपनी बात रखें जिसके आधार पर समाज, जिसके आधार पर हाउस उनके लिए ऐसी पॉलिसी बना सके ताकि वो सब समानता के भाव में आ जाएँ। डॉक्टर अम्बेडकर का मानना था कि अगर जाति को फिक्स कर दिया गया, तो फिर हम जाति व्यवस्था कभी खत्म नहीं कर पाएँगे क्योंकि हमें जाति व्यवस्था भारत से खत्म करनी है। जाति स्थायी नहीं रहेगी, भारत में सब हिंदू हों, भारत में सब भारतवासी हों, ये करना है, ये करने वाला काम है। इसलिए उन्होंने जाति का नाम लिखने से विरोध कर दिया। आर्टिकल 16(4) उस समय नहीं आया। तमिलनाडु ने संविधान बन गया, संविधान लागू हो गया, गणतंत्र हो गया। तमिलनाडु ने रिज़र्वेशन कर दिया एक में 59% या 69% कुछ। उस रिज़र्वेशन वो रिज़र्वेशन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया। पहले हाई कोर्ट गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने चंपाकम दुराईराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, या फिर मैं कहूँ स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दुराईराजन, उस केस में जब उनके सामने ये बात आई, तो उन्होंने कहा भई कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं आर्टिकल 16 में हमें रिज़र्वेशन दिखा दो। इसमें तो लिखा नहीं है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स ने तो एम्प्लॉयमेंट में रिज़र्वेशन दिया नहीं, फिर आपने एम्प्लॉयमेंट में रिज़र्वेशन क्यों दे दिया? अवैधानिक है। इस बात को कैश करवाने के लिए कि दलित वोट कैसे उनके पास आए, क्या हो, इस बात को कैश करवाने के लिए नेहरू जी ने पहला संविधान, मतलब संविधान में जो पहला संशोधन आया 1951 में, वो पहला संशोधन ही रिज़र्वेशन था। यानी कि एससी-एसटी के रिज़र्वेशन आर्टिकल 16(4) बनाकर जोड़ दिया गया और आर्टिकल 16(4) के माध्यम से एससी-एसटी रिज़र्वेशन लागू कर दिया। कोई समस्या नहीं है, लागू कर दिया, उसका एससी-एसटी एससी-एसटी का एक आयोग है, वो आयोग अपना क्राइटेरिया तय करेगा, वो क्राइटेरिया के अनुसार जो आएगा, वो जैसे 15(4) में आएगा, वैसे इसमें भी आ जाएगा। तो डॉक्टर अंबेडकर के जाने के बाद आर्टिकल 16(4) आया, डॉक्टर अंबेडकर के रहते हुए 16(4) आया ही नहीं। तो पहला संविधान संशोधन एससी-एसटी रिज़र्वेशन था, जो एम्प्लॉयमेंट में रिज़र्वेशन था। उसके बाद फिर वो चल गई बयार, कितना हो, कैसा हो, कितना बड़ा, फिर बा फाइनली मंडल आयोग के केस में, मतलब सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस की बेंच बैठी, उसने कहा 50% क्रॉस नहीं हो सकता क्योंकि फिर तो वो वोट बैंक की राजनीति का साधन बन गया। उन्होंने 50% टोटल रिज़र्वेशन का 50% क्वालीफाई नहीं कर सकता, और मंडल आयोग के केस में ही उसने कहा कि राष्ट्र की एफिशिएंसी पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आर्टिकल 335 ये कहता है कि कोई भी रिज़र्वेशन की पॉलिसी ऐसी नहीं हो सकती जिससे एफिशिएंसी पर फ़र्क आए। यानी कि राष्ट्र के कार्यकलाप पर फ़र्क आए, राष्ट्र की स्पीड पर फ़र्क आए, राष्ट्र की क्वालिटी कमज़ोर ना हो। तो फिर उसके आधार पर मंडल आयोग के केस में 9 जजेस की बेंच ने 50% की कैप लगा दी। हालाँकि 50% की कैप उससे पहले लग चुकी थी। फिर भी कन्फर्म हो गया 9 जजेस की बेंच, 50% की कैप लग गई। उसी में ओबीसी रिज़र्वेशन में क्रीमी लेयर लागू हो गई। यही बात एससी-एसटी रिज़र्वेशन में भी ऑनरेबल जस्टिस गवई ने कही कि भई इसमें भी क्रीमी लेयर लागू हो, जो रिज़र्वेशन का लाभ ले चुका हो, उसको दोबारा रिज़र्वेशन का लाभ ना मिले और नए लोगों को रिज़र्वेशन का लाभ देते हुए देश में समानता परिवार की तरह खड़ा कर दिया जाए। जो कभी रिज़र्वेशन का लाभ ना मिला हो, उसको रिज़र्वेशन का लाभ दिया जाए। यानी कि उन्होंने कहा कि रिज़र्वेशन खत्म नहीं, रिज़र्वेशन एक अच्छा टूल है, लोगों को सामाजिक न्याय दिलवाने का। लेकिन सामाजिक न्याय तब मिलेगा जब हर व्यक्ति उसके लिए सामने आएगा, हर व्यक्ति को लाभ मिलेगा। लेकिन कुछ परिवार ही अगर जीवन भर लाभ लेते रहेंगे, तो फिर जो पिछड़ा हो रह गया, वो तो पिछड़ा ही रह जाएगा और ये तो अगड़े हो गए, फिर भी जाति के आधार पर रिज़र्वेशन लेंगे।
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब इस आधार पर बैकवर्ड और नॉन बैकवर्ड, बैकवर्ड और मोस्ट बैकवर्ड को क्लैरिफाई किया, तो मुझे नहीं समझ में आता कि दलित समाज को समस्या कहाँ है? क्या केवल दलित समाज का वोट ही लेना है? अब आप कहते हो कि वो तोड़ रहे हैं एससी को। एससी कभी एक था ही नहीं। ओबीसी का तो जन्म ही 1989 में हुआ। ओबीसी नाम की कोई चीज नहीं थी, सारे क्षत्रिय थे, ये सारे सवर्ण थे जो लोग ओबीसी आज बने हुए हैं। ये तो सब जनरल कैटेगरी हुआ करती थी, लेकिन 1989 में एक नया वो जोड़कर और मंडल आयोग का वो करके रिजर्वेशन करके ओबीसी नई जाति खड़ी कर दी। अब वो बैकवर्ड हो गए, अदर बैकवर्ड क्लासेस हो गए, मतलब बैकवर्ड हो गए। अब जो बैकवर्ड आपने कर दिया, जो था नहीं, तो फिर उसने भी अपना क्लास बना लिया। घर में अगर 4 लड़के 3 लड़कियां हैं, तो 3 लड़कियां अपना क्लास बना लेती हैं, 4 लड़के अपना क्लास बना लेते हैं। अब लड़का और लड़की चल दिया। अगर घर में बूढ़े बुजुर्ग और यंग हैं, तो यंग अपना ग्रुप बना लेते हैं, और एजेड लोग अपना ग्रुप बना लेते हैं, लो तो क्लास बन गया। ये क्लास ऐसे बनते हैं कि भाई कोई लाभ हानि का विषय आया, हम सब इकट्ठे हो गए, साहब ये हमको सबको लाभ दे रहा था, तो हम सब इकट्ठे हो गए लाम बंद करके करते हैं। इस तरह से संगठन बन गए, इस तरह से पॉलिटिक्स हो गई, इस तरह से देश भर में संगठनात्मक रूप से राजनीतिक दल भी बन गए। तो जो लोग भी विरोध कर रहे हैं, आज ऑनरेबल जस्टिस गवई के जजमेंट का, ऑनरेबल जस्टिस गवई जो कि खुद पिछड़ा जाति से आते हैं और सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की बेंच का जो जजमेंट का विरोध कर रहे हैं, क्या वो दलित विरोधी हैं? क्या वो डॉक्टर अंबेडकर के विरोधी हैं? क्या वो दलितों को इंसाफ नहीं देना चाहते हैं? क्या वो दलितों को वो मेन स्ट्रीम में आए ऐसा नहीं होने देना चाहते हैं? जो अति पिछड़ा है, जिसको रिजर्वेशन का लाभ कभी नहीं मिला, क्या वो ऊपर सामने आए, उसको लाभार्थी बने, ऐसा नहीं देखना चाहते हैं? अब अगर नहीं देखना चाहते हैं, तो इन ऑर्गेनाइजेशनों का क्या करना है आपने? जो लोग असली हकदार नहीं, हक नहीं देना चाहते, और उसमें एससी के अंदर अगला पिछड़ा हो गया, एससी के अंदर बड़ा और छोटा हो गया, और छोटे को आगे आने नहीं दे रहे, उन लोगों को क्या ये कहना चाहिए कि वो इंसाफ देने का काम कर रहे हैं? मुझे लगता है ये जो आज प्रदर्शन करने वाले लोग हैं, ये प्योर 100% डॉक्टर अंबेडकर के विरोधी हैं, और ये 100% ये ये दलित समाज का, पिछड़ा समाज का, अति पिछड़ा समाज के विरोधी हैं। ये लाभ कभी नहीं देना चाहते, ये उनको आगे आना ही नहीं देना चाहते। वो सब वोट बैंक बने रहें और ये सब उसका लाभ लेते रहें, ये पढ़ लिख कर अपने बच्चों को सेटल करते रहें, और उनको दलित के नाम से, जाति के नाम से भड़काकर रोड पर उतारते रहें और अपनी राजनीति करें। इसके अलावा कोई दूसरा और उद्देश्य इस धरने प्रदर्शन का नहीं हो सकता। हालांकि विफल हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि दलित समाज खुलकर सामने नहीं आया। केवल कुछ राजनीतिक दल जो कर रहे होंगे वो कर रहे हैं। दलित समाज को वो जजमेंट ठीक लगा होगा, उनको समझ में आया कि ये हमारे लिए है, उनको समझ में आया कि ये जो हम हैं, हमारी भलाई के लिए दिया गया है, लेकिन ये विरोधी लोग हैं, इसलिए वो निकल कर नहीं आए, और ये बंध भारत में विफल हो गया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।